हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे बहुत ही मस्त, जबरदस्त और औसम होंगे। ठीक है, तो बच्चा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या था। कल हमने पढ़ा था कि जब हम रजिस्टर को सीरीज में सेट कर देते हैं तो उसमें करंट कितना होता है, उसके अंदर वोल्टेज कितना होता है, ओम का नियम उसके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होता है। ये सारी चीजें हमने रजिस्टर के सीरीज वाले सीरीज में पढ़ी थी। ठीक है, कौन से सीरीज में पढ़ी थी, सीरीज वाले सीरीज में पढ़ी थी। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चा जो आपका प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसको मैं एक तरह से और दिखा सकता हूं, और वो वाला जो टाइप है बच्चा उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, मेरे घर में तार है, तार में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें प्रतिरोध होगा। तो वही चीज मैं यहां पे बताऊंगा कि कैसे हम अगर प्रतिरोध को पैरेलल सेट कर दें तो उसमें विद्युत कितना होगा, उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, उसमें करंट कितना फ्लो होगा, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको पता है कि अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल सेट करें, पैरेलल मतलब समानांतर सेट करें, तो कैसा दिखेगा वो। मान लेता हूं बच्चा मैंने एक बैटरी बना दी। ठीक है, कहां गया भाई मार्कर, अरे मार्कर तो खो जाता है। ठीक है, कोई नहीं, मार्कर को हम दोबारा लाते हैं। तो देखो बच्चा यहां पे क्या है कि मान लेता हूं मैंने एक क्या किया, सेटअप बनाया ऐसे, आप देखो ध्यान से। ठीक है, ऐसे मैंने बनाया। ठीक है, ये मेरा मन है बनाने का, तो मैं कैसे भी करके बनाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये मेरा मन है, तो मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक है, इस तरह से बना दिया, फिर लाके मैंने इसको दोबारा सेल से एडजस्ट कर दिया। ये बड़ा वाला सिरा आपका प्लस होता है, छोटा माइनस होता है। मैंने बच्चा इसको ना, जो ये पहला वाला रेजिस्टेंस है इसको R1 मान लिया, दूसरे वाले को बच्चा मैंने R2 मान लिया, और तीसरे वाले को R3 मान लिया। ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है, तो सर ये जो प्लस वाला है ना वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, अब जब यहां से मूव करेगा तो देखो यहां पे, देखो आप सोच के देखो ना, अगर आप ही हो, मान लो आप कहीं जा रहे हो। ठीक है, तो जैसे आपको ये चौराहा मिला तो आप क्या सोचोगे, यार मेरे को यहां पे जाना है, तो इधर से जाऊं, इधर से जाऊं या इधर से जाऊं। आप एक बार सोचोगे कि नहीं सोचोगे। हाँ सर बिल्कुल सोचेंगे। तो वैसे बच्चा ये जो करंट होता है ना, एक्चुअल में ये सोचता नहीं है, ये क्या करता है, तीनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके चला जाता है। मतलब जैसे नहीं होता कि मुझे क्या करना है कि मेरे पास थोड़े से चावल हैं, और मैंने क्या किया, वो चावल 3 लोगों में बांट दिया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जिसको जितनी भूख थी मैंने उसको उतना चावल दे दिया। जैसे तो वैसे ही बच्चा यहाँ पे जब करंट आता है ना, तो ये डिपेंड करता है किधर कितना करंट फ्लो होगा, वो R1 पे डिपेंड करेगा, R2 पे डिपेंड करेगा, और R3 पे, मतलब किसको कितनी भूख है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो किसको कितनी भूख है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मेरा करंट होता है बच्चा ना, वो तीनों में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पे मैंने समझने के लिए केवल 3 का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अब देखो जब ये करंट, इसमें कुछ करंट मान लेता हूं I1 इसमें चला गया, कुछ करंट I2 इसमें चला गया, और कुछ करंट I3 इस वाले में चला गया। ठीक है, ओके। अब बच्चा सोच के देखो, जब यहां से ये निकलेगा तो यही तो I1 निकलेगा, यही तो I2 निकलेगा, और यही तो I3 निकलेगा, और जब ये तीनों एक हो जाएंगे तो फिर वही क्या हो जाएगा, I बन जाएगा ना। यहां से जो I एंट्री करा था वो लास्ट में वही तो निकलेगा ना, कितना आसान है। ठीक है, तो मतलब मैं इसमें लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं बच्चा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कल मैंने इसके बारे में अच्छे से आपको निकाल के बताया था, तो मैं आज पूरा ड्राइव करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप अगर आपको ये कैसे निकाला जाता है इसका फॉर्मूला, जो इस पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध है अगर वो मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और प्लस 1/R3। ये वाला फॉर्मूला बच्चा किसमें एप्लीकेबल है, ये जो पैरेलल होते हैं रेजिस्टेंस उनके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर पूरे सर्किट का आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है या फिर रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अच्छा इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ये बात मैंने इसके पहले वाले सेशन में बता रखी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो जानना है, तो आप मेरे इसके पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने बिल्कुल ड्राइव करके बताया है कि आता कैसे है। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, कोई डाउट हो बच्चा ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका वो भी डाउट खत्म करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं खत्म करने के लिए यहाँ पे आया है, किसको, डाउट को। ओके, नेक्स्ट अगला भैया, देखो अगले में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है बच्चा,
सिंपल पढ़ना है आपको। दो फॉर्मूले दिमाग में याद रखना है, क्या क्या, कि अगर जो सर्किट है बच्चा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊं तो जो सर्किट होता है बच्चा, अगर वो पैरेलल है ना तो आपको क्या करना है, सबको पता है सर, सर मत बताइए सर मेरे को पता है, हाँ पता है मेरे को, लेकिन मेरे मुंह से भी सुन लो, ठीक है। अब ये मान लो पैरेलल है, सॉरी सीरीज में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, तो हम क्या करेंगे कि पूरे परिपथ का जो आपका प्रतिरोध होगा वो R होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब इन दोनों को जोड़ दो तो पूरा आपको मिल जाएगा, सिंपल। उसके बाद अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल में क्या सीन होता है बच्चा, बताओगे कोई? मैं बताता हूं ना सर पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में तो सर बड़ा आसान होता है, वही वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लो ना जो अभी इसके पहले आपने लिखा था, ठीक है, वही वाला इस्तेमाल करता हूं। ओके, हमने इस्तेमाल क्या किया था, हमने इस्तेमाल किया था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, तो आपसे आपके जब एग्जाम आएगा ना तो उसमें जो छोटे छोटे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे उनको आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया और आंसर आपका आ गया तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के ऐसे बनेंगे। अब डायरेक्टली नहीं देता है ना, यही तो प्रॉब्लम है, डायरेक्टली देता तो सर कोई दिक्कत ही नहीं होती, फिर तो सारे फॉर्मूले हम अपने दिमाग में सेट कर लेते और जाते मस्त उठा के सब उसके ऊपर डाल डाल के अपनी वैल्यू निकाल लेते और ढेर सारी मार्क्स लेके आते। कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स है ना, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो और आप अच्छे मार्क्स लाओगे, ये मेरे को उम्मीद है, ठीक है। ओके, वीडियोस बस सारे अच्छे से देखो, उनको रिवाइज करो और अच्छे से करते रहो, ठीक है। 1 शॉट वीडियो मेरे आने वाले हैं, ठीक है, आप लोग बिल्कुल रेडी रहना। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 1 शॉट्स वीडियो मेरे देख लिए ना, उतना ही सफिशिएंट रहेगा आपको आपके एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो एकदम कमर टाइट रखना, ठीक है। मैं आपको 2 4 6 दिन में जो है 1 शॉट वीडियोस जो है पोस्ट करूंगा, ठीक है। मेरी क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप कोई भी बंदा हो, चाहे वो हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, वो बहुत बेहतरीन तरीके से यहां से पढ़ के अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ओके, चलो उसके बाद पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, बोल क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चा, मैं आपको पहले इसको इरेज करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1 R2 और R3, कितने प्रतिरोध है बच्चा, R1 है, R2 R3 के मान क्रमशः कितने हैं, 5 10 और 30 ओम है, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। पहले तो जो मैंने पढ़ा उसको मैं फिगर आउट कर लेता हूं, ठीक है। जो चीज मैंने पढ़ी उसको मैं क्या करता हूं, फिगर आउट कर लेता हूं, मतलब उसका फिगर बना लेता हूं, ठीक है। आओ बनाते हैं। सो 5 ओम 10 ओम 30 ओम, नाउ वी हैव टू, एक बैटरी है, उससे 3 रजिस्टर क्या है, एडेड है, ठीक है। 3 रजिस्टर मैंने ऐसे बना दिए। अच्छा, जो पहला है बच्चा वो कितना है सर, 5 ओम है। दूसरा वाला कितना है बच्चा सर, 10 ओम है। तीसरा वाला कितना है बच्चा सर, 30 ओम है, ठीक है। ओके, 30 ओम है। अच्छा, ये जो बैटरी है बच्चा, इसका विभवांतर कितना है, इसका वोल्ट कितना है, अरे सर दिया तो हुआ है ना, ये करो ना 12 वोल्ट, ठीक है। धन्यवाद बताने के लिए, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट हो गया। अब देखो पूछ क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब हर एक रजिस्टर में करंट क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सब में जो करंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब जो पूरे के पूरे परिपथ में करंट होगा ना वही सर उसमें भी होगा। तो एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, इस पूरे परिपथ में कितना करंट है वो निकाल लेता हूं, ठीक है। आपको पता है ना ओम का नियम क्या होता है सर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे को करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या करूंगा बच्चा, V अपॉन R कर दूंगा। ओके, अब बताओ यहाँ पे V कितना है सर, ये जो बैटरी है, पूरे परिपथ की बैटरी तो एक ही लगी है ना, तो ये कितनी है, 12 वोल्ट की है, तो V की वैल्यू सर 12 हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, R, पूरे का R कितना होगा, अब देखो ये सीरीज में है 1 2 3, तो सीरीज में हम क्या करते हैं, सीरीज में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 और 10 15, 15 और 30 कितना हो गया, 45 हो गया। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 45 आ गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, ये हो गया 4/15, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लो। इस तरह से आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। कोई डाउट किसी को नहीं, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या बोलता है, द टोटल करंट इन द सर्किट, ठीक है। अच्छा, द टोटल करंट इन द सर्किट। अब देखो ये जो डायग्राम है बच्चा, ये किस में है, सीरीज में है, तो पूरे सर्किट में भी तो वही करंट होगा, तो मतलब 4/15 हर एक क्या, हर एक प्रतिरोध में जो करंट होगा वो कितना होगा, बताओ बताओ बताओ, कितना होगा सर, वही होगा ना जो आप बता रहे हो। कमेंट करो भैया, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, कितना होगा जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं।
ठीक है ना। ओके, तो सिंपल है, निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो वही जो वैल्यू ये है वही वैल्यू वो होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है बच्चा, जो करंट होता है सर ना सीरीज में फिक्स होता है। ठीक है, तो फिक्स हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, सबको जोड़ दिया तो कितना आया 45। तो परिपथ का जो पूरा प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो कितना निकल गया सर, 45 निकल के आया। ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं बच्चा, ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो 12/10 का 12.10 का फिगर था आपका, वो पैरेलल में सेटअप था। यहां पे मैंने सीरीज में सेट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू सीरीज ये वाले सारे आंसर आपके सही हैं। ठीक है, अब देखो इसको आप पैरेलल में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं इसको पैरेलल में आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, एक बार सीरीज मैंने कर दिया और अब मैं पैरेलल करूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, पहले इसमें इसको हटाता हूं। ठीक है, इसको हटाता हूं मैं। ओके, अब देखो, अब इसी चीज को ना मैं सीरीज में सेट करूंगा। ठीक है, और सीरीज में सेट करने के बाद जो जो ये पूछ रहा है मेरे से, वो चीजें हम निकालेंगे। ठीक है, आओ करते हैं। ठीक है, तो यहां पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओके, चलो, मैंने कहा एक सिंपल बच्चा बैटरी बना दिया, और फिर बैटरी से क्या किया, अब 3 मैं कर देता हूं। 3 है ना इसमें, कितने हैं, 3 है सर, 5 10 30, 3 है, तो 3 मैं बना देता हूं। ठीक है, ओके, सो एक मेरा ये हो गया, एक मेरा ये हो गया, और एक मेरा ये हो गया। ठीक है, फिर मैंने इनको आपस में क्या किया, मर्ज कर दिया। ठीक है, अब मर्ज करने के बाद फिर इसको बैटरी से दोबारा लाके जोड़ दिया। ठीक है ना, हाँ ओके, ये मेरा बड़ा वाला बच्चा प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, और करंट हमारा प्लस से माइनस की ओर जाता है, ये बात आप सबको पता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें 3 जो मेरे प्रतिरोध हैं, रेजिस्टेंस हैं, वो कौन कौन से हैं बच्चा, सर एक 5 ओम का है। ठीक है, ये वाला मेरा 5 ओम हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा बच्चा, 10 ओम है सर। ओके, ये वाला मेरा 10 ओम हो गया, और जो तीसरा है बच्चा वो कितना है, 30 ओम है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा आसान होता है, पता है। अगर आपको 2 फॉर्मूले याद है ना, तो आप इसके रिगार्ड बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लोगे, आपको इसमें थोड़ा भी टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान होता है, बस कंसेप्ट को समझो, क्योंकि फिजिक्स में कंसेप्ट ही सब कुछ होता है। अगर विदाउट कंसेप्ट आप फिजिक्स को पढ़ते हो, तो मैं बताऊं आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। ये बात मैं बार बार अपने सेशंस में बोलता रहता हूं। ठीक है ना, ओके, तो अब देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब ये जो बैटरी है बच्चा 12 वोल्ट की है, याद रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मेरे को क्या निकालना है, हर एक रेजिस्टर में करंट निकालना है। अब देखो, ये जो बड़ा वाला करंट था, ये जो परिपथ का करंट था बच्चा, ये यहां से जब गया ना, तो यहां पे कंफ्यूज हो गया कि अब मेरे को कहां जाना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ करंट इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया। कितना गया वो कौन, ये किस बात पे डिपेंड करता है सर, वो उसके प्रतिरोध पे डिपेंड करता है। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो इसका मतलब करंट कम जाएगा, और अगर प्रतिरोध कम है तो करंट ज्यादा जाएगा। हमने ओम के लॉ से पढ़ा था ये बात। ठीक है ना, ठीक है, ओके, अब देखते हैं। मैं मान लेता हूं बच्चा, इसमें जो करंट है पहले वाले में, वो मैंने मान लिया I1 चला गया। ठीक है, और जो दूसरा वाला है बच्चा, इसमें मैंने मान लिया कि करंट मेरा I2 चला गया, और जो तीसरा वाला है उसमें मैंने मान लिया करंट I3 चला गया। ठीक है ना, हाँ ओके। अब देखो, अब क्या करें बच्चा, कुछ बताओ। ठीक है, कुछ बताओ ना हमको, नहीं बताओगे, ठीक है, ओके। अब देखो, आपको पता है ना कि पैरेलल में एक पॉइंट होता है जो आप हमेशा दिमाग में रख सकते हो, कि पैरेलल में बच्चा ना, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है रेजिस्टेंस का, तो उनके बीच जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, तो यहां पे जो वोल्ट होगा वो फिक्स होगा। तो उस केस में क्या मैं लिख सकता हूं, देखो V इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम के लॉ से, बहुत सिंपल, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो V तो मेरा फिक्स है, ठीक है, तो मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो I है, अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो उसमें I को मैंने I1 माना था, तो मैंने यहां पे I1 डाल दिया। ठीक है, और जो R है बच्चा, वो R पहले वाले का है, तो वो कितना है बच्चा, 5 ओम है, तो मैंने यहां पे 5 ओम डाल दिया। ओके, अब यहां से I1 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट हो जाएगी। यस, तो ये मेरे को मिल गया 12/5, और मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा बच्चा ना, तो ये मेरे को पता है क्या निकलेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 एम्पियर। मतलब जब यहां से करंट गया तो 2.4 एम्पियर इस वाले में घुस गया। ठीक है, अब I2 का निकालते हैं, तो ऐसे निकाल लेते हैं सिंपल। अब तो कंसेप्ट आपको पता चल गया ना, तो IT, तो ऊपर क्या है देखो 12, मतलब वोल्ट हो गया, और अपॉन I2 में कितना है बच्चा, रेजिस्टेंस 10 है, तो आपने यहाँ पे 10 डाल दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1.2 एम्पियर हो गया। ठीक है, उसके बाद I3 का क्या सीन है बच्चा, थोड़ा मेरे को बताओगे आप। हाँ बिल्कुल बताएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है, बताने के लिए तो हम खड़े हैं, बिल्कुल बताने के लिए खड़े हो ना, तो बताओ। देखो ऊपर 12, ठीक है, अपॉन I3 मतलब ये वाला, तो इसका कितना है प्रतिरोध, अच्छा 30 है। ठीक है, 30 है, ओके। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इससे हमको क्या मिल गया बताओ, इससे हमको ये मिल गया सर कि
I1 जो है 2.4 है, I2 जो है 1.2 एम्पियर है, और जो I3 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो हाँ, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, ओके 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2/5, और आप इसको करोगे तो ये मेरे को लग रहा है 0.4 एम्पियर निकल के आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक होती है तो आप सही कर लेना और मुझे बताना भी कि सर यहाँ पे दिक्कत है। तो एक्चुअली एडिशन सब्ट्रैक्शन में मेरे से काफ़ी गलती होती है, तो कभी कभी हो जाता है। और बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग ऑटोमेटिक कर लोगे, कंसेप्ट समझो बस, ठीक है। अब ये दूसरा देखो, अब ये हो गया प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा। हर एक रेजिस्टेंस में जो आपको करंट है वो मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला ना। I1 का मिला 2.4, I2 का मिला सर 1.2, और जो I3 मिला ना सर वो 0.4 एम्पियर मिला। मिल गया ना? हाँ मिल गया, ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, द टोटल करंट इन द सर्किट। बच्चा I की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो I जब यहाँ पे गया था तो ये बट गया था, कुछ इसमें चला गया था, कुछ इसमें, कुछ इसमें। अब आपको पता है इसमें कितना गया था, और आपको पता है इसमें भी कितना गया था, और आपको पता है इसमें भी कितना गया था। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, तीनों को जोड़ दूं तो मेरे को टोटल I मिल जाएगा। क्या बोलते हो, क्या मैं सच हूं? नहीं सर आप झूठ हो। नहीं मैं सच हूं, ठीक है। आओ जोड़ते हैं सबको, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? I बराबर सर होगा I1 प्लस I2, ओके, और प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ I1 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 2.4 है। कितनी है? 2.4 है। I2 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 1.2 है। अच्छा I3 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 0.4 है सर। अच्छा ठीक है, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ? देखो यहाँ पे जोड़ता हूँ, अरे इसको थोड़ा हटा दूं, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, ठीक है, क्लीन हो जाएगा, ओके। चलो हटाता हूँ मैं, ठीक है। हाँ हट जाओ भैया आप लोग, प्लीज हट जाओ, हट जाओ, मेरे को काम करना है यहाँ पे, ठीक है। हट जाओ, नहीं तो मैं ना, मैं अभी तुम लोगों को भगा दूंगा, ठीक है। भगाना जरूरी है इनको, ठीक है। ये लोग भगा दिया, इनको सबको भगा दिया, ठीक है, ओके। भगाऊंगा नहीं तो फिर ये लोग मेरे को परेशान करेंगे ना, ठीक है, ओके। नाउ अब देखो सबको मेरे को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं इनको जोड़ता हूँ, जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? इनको आप ऐड करो तो मेरे को लग रहा है ये मिलेगा 2 3 कर रहा हूँ, 4 2 6, 6 4 10, मतलब 1 बचा, तो 1 1 2 2 4 हो गया बच्चा। यहाँ पे कितना हो गया? 4.0, मतलब 4 एम्पियर जो है टोटल करंट। इस सर्किट डायग्राम में कितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है सर? 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया? हो गया। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है, ये सारे पैरेलल में है और आपको पता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, ठीक है। कितना सिंपल है, तो उठा के वैल्यू उसमें डाल दो। आओ कर लेते हैं, ठीक है। करेंगे तो करने से पहले मैं पहले इनको हटा दूं, ठीक है, तो क्योंकि जगह कम है लेकिन हमें करना इसी में है तो फिर इनको हटाना तो जरूरी है, ठीक है, ओके। तो ये मेरा हो गया बच्चा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उठा के एक एक वैल्यू डालूंगा। तो 1/R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितना बचा? यहाँ पहले वाले में 5 है सर, 1/5, बहुत बढ़िया। 1/R2 की वैल्यू कितना बचा सर? 10 है, तो 1/10 हो गया, ठीक है। 1/R3 की वैल्यू सर 30 है, ठीक है। अब क्या करो, सबका एलसीएम ले लो। हाँ ले लो, सबका एलसीएम लोगे तो मेरे को लगता है 30 आएगा, ठीक है। और ये 5 6 12, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब करके देख लेना, ये तो आसान है, ठीक है। अभी ये नहीं बताऊंगा, अभी ये मत कहना सर ये भी बताओ, ऐसा मत बोलना यार प्लीज। पता है बहुत शर्म महसूस होती है मेरे को जब कोई ऐसा 6 3 9 1 10 10/3 हो गया, और यहाँ 30 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 1/3। तो अब देखो यहाँ पे जो R है बच्चा ना 1/R है, यहाँ भी 1/3 है, तो R की वैल्यू कितनी हो गई सर? R की वैल्यू 3 ओम हो गई, ठीक है। मतलब ये जो पूरा आपका सर्किट डायग्राम है, इसका जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट डायग्राम का, वो कितना है? 3 ओम है, ठीक है। आसान था ना? हाँ, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन बच्चा है मेरा कि फिगर 12.12 R1 दिस, R2 दिस, R3 दिस, R4 दिस, बैटरी इज कनेक्टेड टू अरेंजमेंट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अच्छा ठीक है, तो फिगर कौन सा है? फिगर भाई फिगर नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, आप फिगर तो है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? मैंने एक्चुअल में जानबूझ के नहीं फिगर डाला है, पता है क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था ना इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, एक बार सीरीज वाली करा दूं, एक बार पैरेलल वाली करा दूं, ठीक है। तो मैं बताऊं, ये सीरीज वाले भी इसके अकॉर्डिंग मैंने करा दिए, बिल्कुल करा दिए। पैरेलल वाले भी करा दिए, बिल्कुल करा दिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चा, ये आपको खुद करना है, ठीक है। कैसे करोगे? जैसे ये वाला करा ना वैसे इसको करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एक बार करोगे बच्चा ना तो प्रैक्टिस होगी, और जब प्रैक्टिस होगी ना तो आपको चीजें सच में समझ में आना शुरू होंगी, और जब सच में समझ में आना शुरू हो जाएंगी ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका एग्जाम में बैठोगे ना तो करने में थोड़ी
थोड़ी भी तकलीफ आपको नहीं होगी। इसलिए ये क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपकी जो रेफरेंस बुक है ना, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हो तो आपकी जो बुक है, जो रेफरेंस बुक है ना, उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उनको आप जरूर करो। एक्सरसाइज करो चाहे मत करो, मतलब करना चाहिए, बट उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, जो आपके रेफरेंस बुक में एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको उन्हीं एग्जाम्पल्स को आपने ढंग से कर लिए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट ये करना आप, ठीक है, अब नहीं बताऊंगा। अब देखो ये वी हैव सीन दैट इन द सीरीज सर्किट। अब देखो सीरीज सर्किट के फायदे क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता है आप बारात में जाते हो, हाँ सर जाते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था। हमारे गांव में आप सुन के हंसोगे, शुभ शुभ बोलना चाहिए, बट क्या करूं, कभी कभी बोलना पड़ता है। तेरह ही जानते हो ना, जब कोई मर जाता 13 दिन बाद उसको घर वाले खाना खिलाते हैं। तो हमारे गांव में जो है तेरह ही बहुत होती है, ठीक है। तो मेरे को मौका मिलता था पहले, अब तो खैर कम हो गया। तो मैं जाता था वहां पे, मस्त लाइटिंग वाइटिंग करके रखते थे सब लोग, ठीक है। अगर कोई बुढ़ा आदमी मरा है जो बहुत ज्यादा एजेड हो जाता था, जब वो मरता था तो लोग खुशी मनाते थे। क्यों? क्योंकि वो बंदा बहुत दिन से परेशान था। मतलब जो बुढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, वो थोड़ा परेशान होते हैं ना, हाँ। तो जब वो उनकी डेथ हो जाती थी ना, तो वो खुशी मनाते थे। तो लाइटिंग वाइटिंग करते थे लोग, तो फेरी लाइट्स जलती थी। तो मैं छोटा सा था, तो मैं जाके उनको देखता था बड़े गौर से, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। नहीं होती थी, ये देखो ये रहा, ऐसे ऐसे जलती थी, ठीक है। और जब जलती थी तो देख के बड़ा मजा आता था, ठीक है। तो वो मतलब जलती थी और सीरीज में सेट होती थी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता था, बच्चा ना अगर गलती से वो फॉल्ट हो जाती थी, और जैसी फॉल्ट होती थी ना, तो मेरे सामने ही क्या होता था, एक कोई मैकेनिक्स आता था, वो बनाना शुरू करता था, और जस्ट 10 या 15 मिनट में उसको बना देता था वो, ठीक है। तो मैंने कहा यार बताओ, ऐसा मतलब एक एक फॉल्ट होता है तो सारे जो बल्ब हैं वो सब फॉल्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? छोटा था, 10th में तो था नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी पता नहीं था। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है, ठीक है। तो मैं जब 10th में गया तो मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो जैसे इसमें पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या बोलता, पूरे परिपथ में धारा नियत होती है। अगर सीरीज की बात करो आप, कई सारे रेजिस्टेंस को आप क्या करो, सीरीज में सेट कर दो। और अगर कोई पूछे कि ये बताओ इस वाले रेजिस्टेंस में कितना धारा है या करंट है, इस वाले में कितना है, इस वाले में कितना, और सारे किस में सेटअप है, सीरीज में सेटअप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब में जो करंट है बच्चा वो सेम है, ठीक है, किसी में अलग नहीं है, सब में सेम है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट वो यही बोल रहे हैं, पहला पॉइंट, ठीक है, ओके। उसके बाद मेजर डिसएडवांटेज, अब देखो यहाँ पे मेजर डिसएडवांटेज भी है, मेजर, ठीक है। व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ कंपोनेंट वर्क। सिंपल सी बात है। अब सोचो ना यार, आप खुद सोचो ना यार, यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ भी बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ भी बल्ब लगा दिया, ठीक है, ऐसे सीरीज में लगा दिए। अब पता चला करंट तो फ्लो हो रहा है और इन सबको जला रहा है, गलती से ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया। तो अब ये जो करंट है यहाँ से पास नहीं हो पाएगा ना, और जब यहाँ से पास नहीं होगा तो बाकी जो लाइटें होंगी वो क्या होंगी, नहीं जलेंगी, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब मैकेनिक आएगा, जल्दी से इसको सही करेगा, मतलब इसको हटा के एक नया बल्ब प्लेस करेगा यहाँ पे, तो फिर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और सारे बल्ब जलना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है भैया। पता चला ये फॉल्ट हुआ, मैकेनिक आके बनाया, तब तक ये वाला फॉल्ट हो गया, फिर आके बनाया, फिर ये फॉल्ट हो गया। इतने में तो शादी में जो लोग आए रहेंगे ना, वो मैकेनिक को मारना शुरू कर देंगे, ये भैया पैसे तुमको दिए हैं तो ये क्या हो रहा है बताओ। होती है ना पिटाई, बहुत पिटाई होती है, ठीक है, कहीं कहीं होती है। तो ऐसा भी होता है, पता है आपको, हाँ। तो वही इन्होंने लिख रखा है फेयरी लाइट्स के बारे में। फेयरी लाइट्स मतलब इन्हीं लाइट्स को हम फेयरी बोलते हैं, जो जलती हैं बुझती हैं, जलती है बुझती हैं, ठीक है। तो प्रमुख नुकसान आप देख लो, पढ़ लो, ठीक है, बड़ा आसान है, ओके, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। तो क्या करना है इसमें, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा यार गजब, ये भी मतलब कंफ्यूज कर देते हैं लोग, ठीक है। अच्छा एक बात पता है, इसको पढ़ने से मेरे को क्या पता चला, मैं ना जब अपने ट्यूशन टाइम में पढ़ता था ना, जब मैं अपने ट्यूशन पढ़ता था, सॉरी जब मैं कोटा में पढ़ता था, तो कोटा में क्या होता था कि मैं तैयारी करने गया था, तो वहाँ पे मेरे एक सर थे, ठीक है, एक सर थे बहुत अच्छे थे, उनका नाम एनएम सर था, ठीक है। वो वाले एनएम नहीं जो फेमस है, कुछ एक और थे, ठीक है, एनएम सर, उनका नाम नीलमणि श्रीवास्तव ऐसे करके कुछ था।
ठीक है। तो मेरे को बड़ी एक अच्छी बात बताया करते थे बच्चा, वो मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, वो बताते थे कि बेटा अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो अगर तुम सच में फिजिक्स के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो और बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो कि क्वेश्चन को करने से पहले ना आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। ये वो मेरे को हमेशा बताते थे। तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर वही वाली चीज़ ना मैं अपने जहन में लेके आया, तो मैंने वो करना शुरू किया। और वो करना शुरू किया ना बच्चा, तो रिजल्ट बड़ा अच्छा निकलने लगा। ठीक है, तो वहाँ से एक बात पता चली कि अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं और समझने के बाद करना शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन की होने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से छोटी छोटी बातों को इंक्लूड करके हम अपने गोल तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। तो वही मोटिव है। तो देखो अभी पढ़ने में हो सकता है मेरे को एक पल के लिए डाउट हुआ हो, लेकिन जब मैंने दूसरी बार पढ़ा तो मेरे को समझ में आ गया, है कि नहीं। अब देखो आप एक बार में पढ़ोगे तो आप भी सोचोगे बोल क्या रहा है, लेकिन जब दोबारा तिबारा पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आपने क्वेश्चन को समझा तो देखो करना कितना आसान हो गया। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इन दोनों को आप पैरेलल में सेट कर दो और उसका इक्विवेलेंट निकाल दो। ठीक है, तो कितना आसान है। अब मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से आपका डिवाइस होगा, देखना ध्यान से। इसको ना वो मान लो यार, रेजिस्टेंस मान लो। ठीक है, ये हो गया और उसके बाद ये, फिर मिला के ये दोनों आपस में एडजस्ट हो गए, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। इसमें जो पहला रेजिस्टेंस है इन्होंने क्या बोला, ये 1 ओम का है। ठीक है, दूसरा कितना है बच्चा, 106 ओम का है। ठीक है, तो अब इनका क्या निकालना है, हमको इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, अपना वाला फॉर्मूला लगा दो ना, अपने घर वाला। हाँ, अपने घर वाला फॉर्मूला है ये, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ओके, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू कितना बच्चा, 1 है, प्लस 1/r2 की वैल्यू कितना, 106 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/r इज इक्वल टू, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया अपॉन 106, और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 107 हो गया बटे 106 हो गया। ठीक है, अच्छा 1/r बराबर क्या हो गया, अब देखो कितना हो गया बच्चा, 107 बटे 106, और r, अब देखो इसको भी उलट देता हूं तो ये भी उलट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 106 बटे 107। तो ये आपका क्या हो गया, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ये निकल के आ गया। अब इसको कर लो यार, डिवाइड बाइड कर लो। ठीक है, अब क्या करूं यहाँ पे, अब डिवाइड बाइड तो कर ही सकते हो ना सर, मुश्किल काम तो यही होता है ठीक है यार, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप मुश्किल काम करो, एग्जाम आपको देना है। ठीक है, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने इतना बता दिया। ओके ठीक है, एक अच्छा सा फिगर इनको देना चाहिए कि ताकि कट कुट के आ जाए। ठीक है, नहीं तो आलस आ जाता है ना। हाँ कोई नहीं, देखो अब बी वाला हम करेंगे। ठीक है, बी में क्या है, बी में कुछ नहीं बचा, 1 ओम 103 और 106 ओम, ये तो कर लोगे यार, मैं नहीं बताऊंगा इसको। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, बस यहाँ पे वहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1/r3 हो जाएगा। ठीक है, R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 103 है और R3 की वैल्यू 106 है। बस इसको सिंप्लीफाई करके सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के अपना आंसर ले लो। है ना आसान, करो। ठीक है, करोगे तो प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, आपको एग्जाम देना है फरवरी में। ओके नेक्स्ट, अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअल में आज जो हमारा मेन टॉपिक था वो यही था। ठीक है, अब देखो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिल्कुल है सर, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो जब करंट बच्चा उसमें तारों में फ्लो होता है, तो आपको पता होगा उससे फैन हमारे चलते हैं, हीटर चलता है और एसी चलती है, और क्या चलता है, और भी कुछ बताओ। हाँ बल्ब जलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है सर, और भी आपको याद आ रहा हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो डिवाइसेस होती हैं, इसमें जब ये चलती हैं तो ये चलते चलते गर्म हो जाती हैं, ऐसा होता है। हाँ सर, हीट हो जाती है। जैसे अगर बेसिकली हम फैन की बात करें, तो जब फैन चलता है, और फैन आप कभी नोटिस करना, फैन को आप बंद कर दो, उसके बाद जाके उसको टच करो, देखो आपको हीट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, एक फॉर्म है किसका, एनर्जी का। और वो एनर्जी हम सामने वाले को इसलिए देते हैं कि भाई तुम लो, इसको इस्तेमाल करो, अपना फंक्शन करो, ताकि उससे हमें सुकून मिल पाए। अब जैसे फैन की बात करूं, फैन राजा, हम तुमको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एक काम करो तुम हमको हवा दो। फैन राजा बोलते हैं ठीक है सर देते हैं, लेकिन फैन क्या बोलता है कि सर मैं दे तो रहा हूं, लेकिन पता कुछ हीट जो है ना, कुछ एनर्जी जो आप मेरे को दे रहे हो ना, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और वो हीट हमारे काम की होती है। अरे सर वो तो फालतू होती है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो हीट क्रिएट हो रही है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला बल्ब पहले बहुत इस्तेमाल होता था, अब तो खैर बंद हो गया है, ठीक है। बहुत गंदा हीटिंग इफेक्ट था इसका, गंदा का मतलब बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था ये इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। उसका रीज़न था कि ये लाइट तो देता ही था, ठीक है। अच्छा, लाइट के साथ जो था ना सबसे ज़्यादा क्या होता था, इसका हीटिंग इफेक्ट होता था। मतलब ये इतना गर्म होता था बच्चा ना, आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, मैं तो इससे कई बार जल चुका हूँ, ठीक है। जैसे पता चला लगा हुआ है, मैंने गया अचानक से निकालने, तो अचानक से ऐसे पकड़ा और पूरा का पूरा हाथ जल गया। इतना ज़्यादा ये हीट जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब तो ये बंद हो गया, 100 वाट का बल्ब होता था ये, ठीक है। 100 का ही होता था शायद, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो बड़ा रूम हीटर, ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है। रूम हीटर को हम यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि वो गर्मी क्रिएट करे, ठीक है। तो इसीलिए उसके अंदर जो जिसके अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं ना, वो मटेरियल ही ऐसा लेते हैं कि वो हीट क्रिएट करे, ओके। उसके बाद आयरन की बात आपको पता है, ये भी हीट का हमारा पर्पस होता है। अच्छा, ये नहीं होता है लेकिन यहाँ पे तब भी क्रिएट होती है, आपने देखा होगा। ये भी शायद अब बंद हो चुका है, अब तो दिखता उखता बहुत कम है, हमारे टाइम में था ये। इसको ऐसे निकाल लोगे ना तो पूरा कनेक्शन कट जाएगा, और फिर इसको लगा दोगे, इंसर्ट कर दोगे ना तो पूरा पूरा का पूरा कनेक्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हीट क्रिएट होती है, ठीक है। अच्छा, हीट क्रिएट होती है इसलिए ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चा देखोगे ना, तो ये ना मतलब संगमरमर का शायद बनाया जाता है, कोई एक पत्थर होता है उसका बनाया जाता है, ताकि अगर हम इसको निकालें ना तो हमको यहाँ पे जो हीट क्रिएट हुई है उससे कहीं हम जल ना जाए, तो इसीलिए ये इसका बनाया जाता था, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर हम छोटे सर्किट की बात करें, छोटा सर्किट क्या होता है? देखो, छोटा सर्किट वो होता है जिसमें, जैसे आप देखो ना, खुद ही देखो, चेकआउट करो, आपने एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया, ये बल्ब आपने लगा दिया इस सर्किट में, ये प्लस ये माइनस, मेरा जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है। अब देखो, ये करंट जो आपका फ्लो हो रहा है बच्चा, वो किसकी वजह से हो रहा है? सर, बैटरी की वजह से हो रहा है। अच्छा, बैटरी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है? सर, बैटरी के अंदर जो है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। ये जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रही है, इसलिए करंट फ्लो हो रहा है। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है? इस टंकी की तरह, देखो ये है ना, देखो लाइव देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इसमें पानी है और इसमें पानी कम है, मतलब इन दोनों का जो लेवल है बच्चा वो ऊपर नीचे है, तो ये बीच का जो डिफरेंस आता है ना, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ। और ये तब तक क्या होगा, इस टैंक से दूसरी टैंक में पानी जाएगा जब तक इन दोनों की सतहें बराबर नहीं हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, तो वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अंदर होता है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा ना, इन वायर्स में फ्लो होते हैं, और तब तक फ्लो होते हैं जब तक ये लेवल इनका बराबर नहीं हो जाता, या फिर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो खत्म नहीं हो जाता। कहने का सिंपल सा मतलब ये है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी लगेगी ना भाई, ऊर्जा। भाई बैटरी क्या बोल रही है, हे करंट तुम जो है इधर से जाओ और फिर इधर आओ, इधर से जाओ फिर इधर आओ। तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, हम जाएंगे तो, लेकिन उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो बैटरी बोलती है ठीक है, लो एनर्जी और जाओ, ठीक है। तो ये जब तक एनर्जी देती रहती है तब तक ये फ्लो करते रहते हैं, और जिस दिन एनर्जी बैटरी ने देना बंद किया उस दिन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे राम राम भैया, बहुत हो गया। जब तक तुमने हमको हमारा लेबर नहीं होते, जब तक उनको आप काम करा के पैसे दोगे तब तक वो काम करते रहेंगे। जिस दिन यार मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो हम भी जा रहे हैं भैया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे जो तुम कह रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही बैटरी होती है, ठीक है। तो बैटरी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और वो जो एनर्जी इसके अंदर बच्चा प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से आती है? वो ऐसे आते हैं, देखो इसके अंदर ना पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा फ्लो होते हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझा, ठीक है, ओके। तो बैटरी या सेल विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है, हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बैटरी या सेल के भीतर रासायनिक प्रतिक्रिया जिसके दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है, और टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए गति में लाता है। तो वही बात है, समझ में आया ना? कितना आसान था, सोचो 2 मिनट में आपने समझ लिया चीजों को, ओके। नेक्स्ट, और अब देखो बैटरी का काम क्या होता है, इट्स मेंटेन द करंट, करंट को मेंटेन करती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ तो करंट मेंटेन हुआ, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, रेस्ट ऑफ सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन द हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट, ओके।
सिंपल सी बात है, बताया ना कि फैन राजा जो थे वो चल भी रहे थे और साथ में हीट भी अपनी साइड में प्रोड्यूस कर रहे थे। वो तो हमें तब पता चला कि जब हम उनको टच करें तब पता चला, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। ओके, तो वो देख लो आप, ये देखो फैन राजा, ये फैन मेरे शॉप में लगा हुआ है, बहुत अच्छा चलता है, पता है आपको। यहाँ से वैसे इसका इस्तेमाल तो हम बहुत कम करते हैं, लेकिन एक पे सेट कर रखा है। अभी तो खैर ठंडी है, अभी इसका हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन होता बड़ा खतरनाक है ये, पता है, बहुत तेज चलता है। मस्त इसके नीचे थोड़ी देर बैठ जाओ ना, बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा फैन है, ब्रांड मतलब ठीक है, ब्रांडेड होना चाहिए वैसे फैन ये वाला। अगर ब्रांडेड नहीं है बच्चा ना तो फिर खराब भी बहुत जल्दी होता है ये। नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है कि दूसरी ओर यदि इलेक्ट्रिक सर्किट विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो प्रतिरोधक का वह विन्यास केवल बैटरी से जुड़ा होता है, स्रोत ऊर्जा लगातार गर्मी के रूप में पूरी तरह से विघटित हो जाता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोचो, जैसे ये बैटरी है बच्चा, ठीक है, बैटरी क्या करेगी, मान लेता हूँ ये प्रतिरोध है और इसमें से ये बैटरी जा रही है, इसमें से क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, आपको पता है, हाँ सर होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध है। अब सोच के देखो, अगर मैंने यहीं से प्रतिरोध लगा दिया, यहीं से और तगड़ा वाला प्रतिरोध लगा दिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर। अब क्या होगा, ये जो बैटरी जब इलेक्ट्रॉनों को भेजेगी ना, तो इस पूरे के पूरे परिपथ में क्या होगा, ऊर्जा क्रिएट होगी, ऊर्जा मतलब ऊष्मा क्रिएट होगी। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं, जैसे कहाँ गया जी, जैसे हीटर हो गया, हीटर का हमारा मेन पर्पस क्या होता है, उसमें नाइक्रोम के तार लगे होते हैं, और नाइक्रोम की तार की जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चा ना, वो क्या होती है, हाई होती है, और हाई होने की वजह से उसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना तो वो उनका विरोध करता है, और जब विरोध करता है ना तो वहां से ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, इतना सिंपल जानो। जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो बहुत तेजी से और अचानक से आपने ब्रेक मार दिया तो गाड़ी घसीट के रुकती है, तो जब वो घसीटती है तो वहां से रोड और गाड़ी के टायर के बीच हीट क्रिएट नहीं होती है। हाँ, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो। ठीक है ना। इस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो बच्चा, ठीक है, ये जो मैं जिस तरीके से आप समझ रहे हो ना, ऐसे ही समझ के पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ के सुनना करना शुरू करोगे ना, तो जब आप 11th या 12th में जाओगे, जैसे JEE का जो एग्जाम होता है बच्चा ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से पढ़ के जाओगे तो वहां पे निकालने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ो, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या, ऑन द अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेजिस्टिव, द कॉन्फिगरेशन ऑफ रेजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू द बैटरी and the source energy continually get dissipated entirely in the form of the heat, this is known as the heating effect of the electric current. okay, सिंपल डेफिनेशन है, बाकी समझ गए हो। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चा आज का जो हमारा टॉपिक है वो खत्म होता है। अब इसके बाद वाले जो सेशन में है हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, और खूब खेलो, खूब हंसो और खूब खुश रहो। और अभी देखो 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम का, तो एकदम अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, पूरी मेहनत के साथ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, गुड बाय बच्चा।